नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में भारत के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है मगध जनपद का उदय। ध्यानपूर्वक समझें। देखो, जनपद, पहली बात तो अपन ये देखें, प्राचीन भारत में जनपद जो थे इनकी संख्या जो है ये बताई गई है 16। भारत में प्राचीन समय में 16 जनपद थे और इन 16 जनपदों का उल्लेख अपने को 2 ग्रंथों से मिलता है। एक ग्रंथ का नाम है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। देखो, अंगुत्तर निकाय जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है या बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जबकि भगवती सूत्र जो है ये एक जैन ग्रंथ है। और इन दोनों ग्रंथों में देखो, जनपद जो है इनका समय 6वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है और 6वीं सदी ईसा पूर्व में ही जैन और बौद्ध धर्म दोनों का उत्थान हुआ था। तो उसी दौरान जो ये ग्रंथ लिखे गए थे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों ग्रंथों में ये बताया गया है कि उस समय तत्कालीन भारत में जो जनपद थे उन जनपदों की संख्या थी 16। तत्कालीन भारत में जनपदों की संख्या थी 16 और इस बात का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र नामक ग्रंथ में। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जबकि भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है। और जनपद कितने बताए गए हैं? इनमें 16 बताए गए हैं। और इन 16 जनपदों में फिर आगे जाकर जो जनपद सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना या जिस जनपद ने पूरे भारत पे शासन किया वो जनपद था आपका मगध। तो आज इस टॉपिक में अपन यही पढ़ेंगे कि मगध जनपद जो है वो किस प्रकार से शक्तिशाली बना, क्या कारण थे कि यहाँ के शासकों ने पूरे भारत पे शासन किया। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मगध जनपद जो है, इस जनपद के ऊपर कई सारे राजवंशों ने शासन किया है। और वो कौन सा पहला वंश था जिसके समय ये जनपद ज्यादा शक्तिशाली बना या उभरकर सामने आया? तो वो पहला वंश जिसके समय इस जनपद का उत्थान प्रारंभ हुआ, उस वंश का नाम है हर्यक वंश। तो सबसे पहले अपन मगध जनपद के उत्थान में हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में और यहां से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इस जनपद पे हर्यक वंश का शासन रहा है। तो हर्यक वंश, इसका समय बताया गया है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हर्यक वंश, इस वंश के किस किस शासक ने इस जनपद पे राज किया है। तो सबसे पहला जो शासक था उसका नाम है बिंबिसार। पहले राजा का नाम है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में जो अगला शासक बना था उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु। इनके बाद में जो अगला शासक बना था उसका नाम है उदयन। उदयन के बाद में चौथा जो शासक बना था उसका नाम है अनिरुद्ध। 5वां शासक बना था मुंडक और अंतिम जो शासक था उसका नाम था नागदशक। इस प्रकार से कुल 6 शासकों ने, हर्यक वंश के कुल 6 शासकों ने मगध पे शासन किया है। पहले शासक का नाम है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन, चौथा है अनिरुद्ध, 5वां है मुंडक और 6वां है नागदशक। अब इस वंश के शासकों में एक बात जो है वो कॉमन है, और कॉमन बात क्या है कि इस वंश में जो शासक हुए हैं ये सभी शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या करते हैं। हर्यक वंश के शासकों ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की, इसलिए इस पूरे वंश का ही एक उपनाम है। इस वंश को कहते हैं पितृहंता वंश।
हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि सभी शासकों ने, जैसे उदाहरण के तौर पे जब बिंबिसार शासक थे तो बिंबिसार की हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने की और बाद में अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की, उदयन की हत्या इसके पुत्र अनिरुद्ध ने की, अनिरुद्ध की हत्या मुंडक ने की और मुंडक की हत्या अंतिम शासक नागदशक ने की और बाद में ये शासक बने थे। ये तो परंपरा बना ली इन्होंने, इसलिए इस वंश का ही नाम क्या पड़ गया, इस वंश को कहते हैं पितृहंता वंश। पूरा हर्यक वंश एक पितृहंता वंश है। तो पहला शासक इस वंश में जो बना था उस शासक का नाम है बिंबिसार। पहला जो शासक है उसका नाम है बिंबिसार। बात करते हैं अपन, देखो बिंबिसार शासक बने थे 544 ईसा पूर्व में और 52 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। इनका जो शासन का समय था 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो इनका जो शासन है ये यहां पर रहता है 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार का शासन काल अगर पूछा जाए तो बिंबिसार ने अपने शासन की शुरुआत की थी 544 ईसा पूर्व में और यहां से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। 52 वर्षों तक इन्होंने मगध पे शासन किया है। अब देखो बिंबिसार के बारे में पहली बात तो ये कि बिंबिसार जो है इनके पिता का नाम जैन ग्रंथों में मिलता है बोधिश। क्या नाम मिलता है? बोधिश। ये कहा गया है जैन ग्रंथों में कि बिंबिसार जो है वो बोधिश के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बोधिश के पुत्र थे। इसके अलावा बिंबिसार इनका एक उपनाम भी है और वो उपनाम जैन ग्रंथों में ही मिलता है। जैन ग्रंथों में बिंबिसार का एक उपनाम बताया गया है, वो उपनाम है इनका श्रेणिक। क्वेश्चन आता है कि मगध का वह शासक या हर्यक वंश का वह शासक जिसका उपनाम श्रेणिक है, तो वो शासक आपका कौन सा है? वो शासक है आपका बिंबिसार, जिसका उपनाम मिलता है आपको श्रेणिक। तो इनका उपनाम जो है वो श्रेणिक है, जबकि जैन ग्रंथों में इनके पिता का नाम लिखा गया है बोधिश। बोधिश इनके पिता का नाम है, उपनाम है इनका श्रेणिक। बिंबिसार के बारे में ये कहते हैं कि बिंबिसार जो है इनके द्वारा ही मगध में राजगृह नामक नगर बसाया गया था। मगध का जो नगर है राजगृह नगर, इस नगर की स्थापना बिंबिसार ने की थी और इसी राजगृह को बिंबिसार बनाते हैं अपनी राजधानी। तो इनकी राजधानी भी क्या थी? राजगृह थी और राजगृह की स्थापना भी किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने राजगृह नगर बसाया और ये इनकी राजधानी थी। उसके बाद में देखो बिंबिसार जो है इनके द्वारा अपने शासन का विस्तार किस प्रकार से किया गया? क्या कारण था कि बिंबिसार के समय ही मगध का जो विकास है वो चालू हो गया था, शुरू हो गया था, मगध एक शक्तिशाली जनपद बना। तो उनके शासन विस्तार का जो प्रमुख कारण था वो था इनके द्वारा स्थापित किए गए वैवाहिक संबंध। ऐसा कहते हैं कि बिंबिसार ऐसा शासक था जिसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने शासन का विस्तार किया था। बिंबिसार द्वारा किए गए प्रमुख वैवाहिक संबंधों की अपन बात करें कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख विवाह हैं जिससे मगध जनपद को फायदा हुआ था, तो उनकी अपन चर्चा करें। सबसे पहले देखो मगध जनपद के शासक बिंबिसार का पहला विवाह हुआ था वैशाली की एक राजकुमारी से। देखो वैशाली जो जनपद है इस समय इस जनपद का राजा था चेटक। राजा का नाम है चेटक। ये भी याद रखना कि वैशाली जनपद के ऊपर लिच्छवी संघ का राज था। लिच्छवी संघ छोटे छोटे राज्यों का ये संगठन था और बहुत मजबूत संगठन था। वैशाली उस समय भारत की एक बहुत शक्तिशाली रियासत थी, बहुत शक्तिशाली जनपद था, क्योंकि यहाँ पे लिच्छवी संघ का शासन था और राजा कौन था यहाँ का? चेटक था। और चेटक की एक बहन थी जिसका नाम था चेलना। बहन का नाम क्या है? चेलना।
तो चेटक की एक पुत्री थी, बहन नहीं, चेटक की एक पुत्री थी जिसका नाम था चेलना, और इस चेलना का विवाह हुआ था बिंबिसार से। तो ये तो हो गया बिंबिसार का पहला विवाह। बिंबिसार का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से। वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से बिंबिसार का पहला विवाह हुआ था। दूसरे विवाह की बात करें तो दूसरा विवाह हुआ था इनका कौशल की राजकुमारी से। देखो कौशल जो जनपद था, इस जनपद के जो राजा थे उनका नाम था प्रेषणजीत। शासक का नाम है प्रेषणजीत, और प्रेषणजीत उस समय का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। प्रेषणजीत की एक बहन थी जिसका नाम था महाकोशला। क्या नाम था? महाकोशला। तो कौशल के शासक प्रेषणजीत की बहन महाकोशला से बिंबिसार का दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह किससे हुआ? महाकोशला से, जो किसकी बहन थी? प्रेषणजीत की। और प्रेषणजीत कहां का राजा था? कौशल का राजा था। कौशल के राजा प्रेषणजीत ने इस विवाह के अवसर पे बिंबिसार को एक प्रांत दहेज में दिया था, और वो दहेज में मिला जो प्रांत था उसका नाम था काशी। अब दूसरी बात ये कि बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद में अगला जो शासक बना था वो अजातशत्रु था, और वो अजातशत्रु महाकोशला के गर्भ से उत्पन्न था, या ये कहें कि अजातशत्रु बिंबिसार और कौशल देवी का पुत्र था। कौशल देवी से विवाह के दौरान बिंबिसार को दहेज स्वरूप काशी प्रांत मिला था, या प्रेषणजीत ने काशी प्रांत बिंबिसार को दहेज में दिया था। यह हो गया इसका दूसरा विवाह। तीसरा जो प्रमुख विवाह है वो हुआ था मध्य प्रदेश की राजकुमारी से। अब पहले तो अपन देखें कि ये मध्य प्रदेश कौन सा क्षेत्र था। तो मैं आपको बताऊं कि भारत में जो पंजाब वाला क्षेत्र है, प्राचीन समय में इस पंजाब वाले क्षेत्र का नाम था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था क्षेमा। राजकुमारी का नाम था क्षेमा। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ बिंबिसार का तीसरा विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से आसपास की रियासतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार एक शक्तिशाली शासक बना था, या मगध जनपद को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इसने प्रस्तुत किया था। और उसका माध्यम क्या था? वैवाहिक संबंध। क्वेश्चन आता है ये कि बिंबिसार ने मगध का विस्तार किस प्रकार से किया था? तो आंसर होगा वैवाहिक संबंधों के द्वारा। अब आगे देखो, बिंबिसार के समय एक प्रसिद्ध वैद्य इसके दरबार में रहता था, जो दरबार में राजवेद के रूप में प्रतिष्ठित था। राजवेद। क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध दरबारी राजवेद कौन था? तो उस राजवेद का नाम था जीवक। राजवेद का नाम क्या है? जीवक। जीवक बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध दरबारी राजवेद था। और ऐसा कहते हैं कि बिंबिसार जो था इसने जीवक को कई व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए भी भेजा था। उदाहरण के तौर पे एक तो है आपके महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और एक है आपका अवंती का राजा। अवंती प्रदेश, देखो अवंती प्रदेश ये वर्तमान मध्य प्रदेश में है, और राजधानी थी इसकी उज्जैन। अवंती प्रदेश का एक राजा था जिसका नाम था प्रबोध। राजा का नाम था प्रबोध। कहां का राजा था? अवंती का राजा था। अब यहां पर देखो नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि भाई बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किसकी चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अपन बताएंगे कि भाई महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रबोध की चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा गया था। यहां पर क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि अवंती का राजा प्रबोध किस रोग से ग्रसित था या किस रोग से पीड़ित था?
तो प्रबोध जो है ये पांडु रोग से ग्रसित था, पीलिया पांडु रोग से ग्रसित था ये, और जीवक ने इसकी चिकित्सा की थी। जब प्रबोध स्वस्थ हो गया जीवक की चिकित्सा से, तो इसने बिंबिसार के लिए अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई अवंती जनपद का जो राजा था प्रबोध, वो बिंबिसार का मित्र था, और मित्रता होने का कारण क्या था? जीवक था, क्योंकि जीवक ने प्रबोध की चिकित्सा की थी बिंबिसार के कहने पर। तो ये तो कुछ प्रमुख बातें थी बिंबिसार से संबंधित। अब ये कहते हैं कि भाई 492 ईसा पूर्व, 52 वर्षों के शासनकाल के बाद 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर दी इसी के पुत्र ने, और पुत्र का नाम था अजातशत्रु। तो ये तो हो गया बिंबिसार का शासनकाल। बिंबिसार ने अपने शासन का विस्तार किया वैवाहिक संबंधों से। इसके उपनाम जो मैंने आपको बताया कि इसका उपनाम मिलता है श्रेणिक, जैन ग्रंथों में मिलता है। इसके पिता का नाम बोधिश बताया गया है। राजगृह नगर इसने बसाया था, और राजगृह को ये अपनी राजधानी बनाता है। बाद में इसकी हत्या इसी के पुत्र ने कर दी, और पुत्र का नाम था अजातशत्रु। तो आगे अपन जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे वो शासक है आपका अजातशत्रु। ध्यान पूर्वक समझे आप। पहला शासक अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और यहां पर अपन हर्यक वंश के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। अजातशत्रु, सबसे पहले शासनकाल देखते हैं अपन। अजातशत्रु का शासन शुरू हुआ 492 ईसा पूर्व में, और शासनकाल रहा इसका 460 ईसा पूर्व। शासन का समय देखिए कितने समय तक शासन किया इसने, तो लगभग 32 वर्षों तक इसने राज किया मगध पे। इसके पिता बिंबिसार जो थे उनका शासन रहा लगभग 52 वर्षों तक, और अजातशत्रु का शासन रहा लगभग 32 वर्षों तक। अजातशत्रु के बारे में देखो, सबसे पहले अजातशत्रु जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, या ये कहें कि जिस धर्म को ये सबसे ज्यादा मान्यता देता था, जिसका सबसे ज्यादा आदर करता था, वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। अगली बात, अजातशत्रु का एक उपनाम है, और वो उपनाम है कुणिक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहती है कि मगध में हर्यक वंश का वह राजा जिसका उपनाम कुणिक है, तो वह राजा आपका कौन है? अजातशत्रु है, जिसका उपनाम क्या मिलता है? कुणिक मिलता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद शासक बना था, तो आसपास के जो मित्र रियासत थे वो अजातशत्रु से शत्रुता करते हैं या दुश्मनी करते हैं, और अजातशत्रु के साथ युद्ध लड़ते हैं। अब अजातशत्रु ने जो प्रमुख युद्ध लड़े थे वो कौन कौन से थे देखो। एक तो अजातशत्रु का युद्ध हुआ था प्रसेनजीत के साथ। अब प्रसेनजीत अभी अपन ने देखा है कि ये कहां का राजा था। प्रसेनजीत जो है ये राजा था कौशल का। याद रहे कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, जिसे आज अपन अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अजातशत्रु पे आक्रमण किया, क्योंकि इसने बिंबिसार की क्या की थी? हत्या की थी। अब ये कहते हैं कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में प्रसेनजीत की विजय हुई, या ये युद्ध प्रसेनजीत ने जीता था। अजातशत्रु इस युद्ध में हार गया था। जब अजातशत्रु युद्ध में हार गया तो इसने प्रसेनजीत के साथ एक संधि कर ली, और उस संधि में क्या हुआ? प्रसेनजीत की एक बेटी थी, और उसका नाम था वजीरा। प्रसेनजीत की बेटी थी जिसका नाम था वजीरा। संधि के तहत वजीरा का विवाह हो गया अजातशत्रु के साथ। संधि के तहत क्या हुआ? प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का विवाह कर दिया अजातशत्रु के साथ, और दोनों शासकों के बीच में संधि हो गई। याद रहे युद्ध में अजातशत्रु परास्त हुआ था, प्रसेनजीत की जीत हुई थी। उसके बाद में अगला जो प्रमुख राजा था वो था आपका
चेटक, और चेटक शासक था वैशाली का। वैशाली यहां का राजा था चेटक। अभी मैंने आपको बताया कि वैशाली जो है इसके ऊपर लीच्छवी संघ का राज था, लीच्छवी संघ, और ये एक बहुत शक्तिशाली संघ था। यहां के शासकों को या इस संघ को परास्त करना लगभग नामुमकिन था, लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी अजातशत्रु ने चेटक को परास्त करके वैशाली को जीत लिया। और जीतने का कारण क्या था? अजातशत्रु का एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार। मंत्री है अजातशत्रु का मंत्री जिसका नाम है वर्षकार, और वर्षकार एक योग्य मंत्री था। इसी के कारण, वर्षकार के कारण ही अजातशत्रु ने वैशाली के राजा चेतक को हराया था या लीच्छवी संघ को जीता था। और कारण क्या था कि वर्षकार ने लीच्छवी संघ में फूट डाल दी थी। फूट डालने के कारण यह संघ जीता गया था। एक तो उसमें भी आता है कि अजातशत्रु को लीच्छवी संघ में फूट डालने का सुझाव किसने दिया था कि भाई तू अगर वैशाली को जीतना चाहता है तो जीतने का एक ही मार्ग है कि किसी भी तरह लीच्छवी संघ को तितर बितर कर दो, उसमें फूट डाल दो, तभी आप जीत सकते हैं। और यह सुझाव देने का कार्य, अजातशत्रु को यह सुझाव देने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध से परामर्श के बाद, महात्मा बुद्ध से परामर्श के बाद अजातशत्रु ने लीच्छवी संघ में फूट डाल दी थी। आगे देखो, वैशाली के खिलाफ युद्ध हुआ था चेटक के विरुद्ध। इस युद्ध में अजातशत्रु ने पहली बार 2 नए हथियारों का प्रयोग भी किया था। पहली बार 2 नए हथियार इसने प्रयोग में लिए थे, और उनमें से एक हथियार का नाम तो था रथमूषल, और दूसरे का नाम है महाशिला कंटक। ये भी जो आता है कि अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध में किन 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था। तो उनमें पहला जो हथियार है उसका नाम है रथमूषल, और दूसरा जो हथियार है उसका नाम है महाशिला कंटक। आगे देखो, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसी के समय महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध जो है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और वो शासनकाल अजातशत्रु का शासनकाल था। अजातशत्रु खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो इसलिए अजातशत्रु के द्वारा ही बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह में, इनकी राजधानी जो थी वो राजगृह थी, और राजगृह में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ये भी क्यों सुनाता है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो वो शासक आपका अजातशत्रु था, और इस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहां पर? राजगृह में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में इसने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। नेक्स्ट, अजातशत्रु की बाद में हत्या इसी के पुत्र ने कर दी, और उस पुत्र का नाम था आपका उदाइन। उदाइन के द्वारा अजातशत्रु की कर दी गई हत्या। तो आगे अपन पढ़ते हैं अगले शासक के बारे में, और उस शासक का नाम है आपका उदाइन। 2 शासक पढ़ चुके हैं अपन, बिंबिसार, अजातशत्रु। आगे तीसरा शासक पढ़ेंगे अपन उदाइन के बारे में। बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं, नॉर्मल बातें हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। यहां से इनके बारे में क्वेश्चन जो है वो लगातार हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अनिरुद्ध। अगला शासक पढ़ेंगे अपन उदाइन। सबसे पहले शासनकाल देखें अपन। शासक बना 460 ईसा पूर्व में, और यहां से लेकर 444 ईसा पूर्व तक ये शासक रहा था। शासक कैसे बना? इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र उदाइन ने कर दी, बाद में शासक बना था। उदाइन जो है इसके समय की एक ही महत्वपूर्ण घटना है और मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है। घटना क्या है कि उदाइन जो है इसके द्वारा एक नया नगर बसाया गया था, और जो नगर उदाइन ने बसाया था उस नगर का नाम है पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र दो नदियों के संगम के बसा हुआ है। एक नदी का नाम है गंगा और दूसरी का नाम है सोन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम के ऊपर उदयन ने की थी। बाद में उदयन पाटलिपुत्र को ही बना लेता है अपनी राजधानी। तो हर्यक वंश पहले इसकी राजधानी थी राजगृह और राजगृह की स्थापना की थी बिंबिसार ने। लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? उदयन था और उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर जो है इसे बसाया गया था। तो पाटलिपुत्र नगर उदयन ने बसाया था। वर्तमान में इसी पाटलिपुत्र को अपन बोलते हैं पटना। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन कुतुब होता है। क्वेश्चन क्या है कि भाई पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? वह शासक जिसने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था, तो उस शासक का नाम है आपका शेरशाह शूरी। शेरशाह शूरी, इसने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था। तो पाटलिपुत्र नगर जो है वो उदयन ने बसाया था। आगे उदयन जो है इसकी हत्या कर दी अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध जो है इसकी हत्या कर दी इसके पुत्र मुंडक ने। और अंतिम शासक नागदशक ये मुंडक की हत्या करके शासक बना। यहां तक का जो क्रम था, लगातार शासकों द्वारा अपने पिता की हत्याएं की गई और इस बात से जनता भी आहत थी। और जनता आहत थी इस कारण जब नागदशक की हत्या इसके अमात्य के द्वारा की गई। अमात्य यानी कि सेनापति, और उस सेनापति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग, नागदशक के अमात्य सेनापति शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में हत्या कर दी नागदशक की। किसके द्वारा कर दी गई? शिशुनाग के द्वारा। और कब कर दी गई? 412 ईसा पूर्व में। तो जनता जो है उसने भी शिशुनाग का सहयोग किया। तो इस प्रकार से इस हर्यक वंश का अंत हुआ। अंत कैसे हुआ? अंत हुआ 412 ईसा पूर्व में, जब अंतिम शासक नागदशक की हत्या इसी के सेनापति ने कर दी और उस सेनापति का नाम था शिशुनाग। तो ये आपका पहला वंश कंप्लीट है। अब देखो इसके बाद में आगे अपन दो वंशों के बारे में और पढ़ेंगे। एक वंश तो है आपका शिशुनाग वंश और दूसरा जो वंश आएगा इसमें वो है आपका नंद वंश। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, नंद वंश और शिशुनाग वंश। तो आगे की जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।